हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। पहला ऑप्शन है पोषण से, दूसरा ऑप्शन है श्वसन से, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन से और चौथा ऑप्शन है परिवहन से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, हृदय के वैष्णों का संकुचन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है सिस्टोल, दूसरा ऑप्शन है डायस्टोल, तीसरा ऑप्शन है हृदय संकुचन और चौथा ऑप्शन है तालबद्ध संकुचन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हृदय के वैष्णों का संकुचन सिस्टोल और शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, अतः ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, सिस्टोल। अगला प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है डेंड्राइट्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज और खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, इनमें किसकी कोशिकाएं जीवित होती है। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है जाइलम और फ्लोएम दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जाइलम की कोशिकाएं मृत और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने वैष्म होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 वैष्म होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। पहला ऑप्शन है धमनियां, दूसरा ऑप्शन है शिराएं, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, धमनियां। अगला क्वेश्चन है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लसिका, दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तक कोशिकाओं में WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, लसिका। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है। पहला ऑप्शन है फुफ्फुस शिराएं, दूसरा ऑप्शन है शिराएं, तीसरा ऑप्शन है महाधमनी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, फुफ्फुस शिराओं का अपवाद होती है जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, फुफ्फुस शिराएं। अगला प्रश्न है, इनमें किसका रक्त पर दबाव ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन है शिराओं में, दूसरा ऑप्शन है धमनियों में, तीसरा ऑप्शन है महाधमनी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, महाधमनी का रक्त पर दबाव ज़्यादा होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, महाधमनी। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा ऑप्शन है फाइब्रिन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्त तरल पदार्थ है। पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है लवणीय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त का माध्यम क्षारीय होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्षारीय। अगला प्रश्न है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया,
तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बनिक अणुओं के विखंडन से बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, यूरिया और अमोनिया में कौन ज्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है? पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है, वृक्क से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाएं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी, डी। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 95, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 65 और चौथा ऑप्शन है 96। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा 96 होती है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 96%। अगला प्रश्न है, जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपादित होती है? पहला ऑप्शन है कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम और चौथा ऑप्शन है मूलरोम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाइलम जल तथा घुलित खनिज लवणों को जमीन से अवशोषित कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है, अतः जाइलम हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है आयन, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज और खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है यूरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल ये तीनों ही नाइट्रोजनी पदार्थ है, अतः इनमें से सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? पहला ऑप्शन है बबूल, दूसरा ऑप्शन है पीपल, तीसरा ऑप्शन है कनेर और चौथा ऑप्शन है चीर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेजिन चीर के पौधे का उत्सर्जी अंग है, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब है? परकुचन दाब मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर है। पहला ऑप्शन है 120 mmHg, दूसरा ऑप्शन है 80 mmHg, तीसरा ऑप्शन है 150 mmHg और चौथा ऑप्शन है 90 mmHg। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव हृदय का औसत सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg के बराबर होता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है रंध्र और चौथा ऑप्शन है टहनी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पौधों के पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, रंध्र। अगला प्रश्न है, कट जाने के बाद कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेटस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लेटलेटस रक्त को थक्का बनाने का कार्य करती है, अतः कट जाने के बाद डब्ल्यूबीसी जमकर रक्त के बहाव को रोक देती है, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, प्लेटलेटस। अगला प्रश्न है, रुधिर का माध्यम है? पहला ऑप्शन है पीतरस, दूसरा ऑप्शन है एंजाइम, तीसरा ऑप्शन है अणु और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त का तरल पदार्थ जो होता है वो होता है प्लाज्मा, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है जल के वहन के लिए, दूसरा ऑप्शन है भोजन के वहन के लिए, तीसरा ऑप्शन है एमिनो अम्ल के वहन के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पौधों में जाइलम जल
तथा घुलित खनिज लवणों का परिवहन करती है। अतः जल के वहन के लिए सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ती और चौथा ऑप्शन है फूल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में होती है, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा सी।